Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay. So this is the analysis of your test paper conducted on the topic three-dimensional geometry of your NCERT syllabus. And since the paper was a little bit lengthy for the reason because there are too many concepts, there are too many topics, है ना? एक टॉपिक में दो तीन तीन टॉपिक निकल के आते हैं. सो आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. कुछ क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में अच्छे हैं वो तो है ही सही, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो है ही सही. अदर देन दैट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा मैंने जो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन और कितना तोड़ मरोड़ के वो क्वेश्चन दे सकता है, वो सारे तो उसके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन इसमें डाला है. तो इन शॉर्ट अगर इफ यू सॉल्व दिस पेपर, दीज 20 क्वेश्चन इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व, तो आपके सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट तो रिवाइज हो ही रहे हैं और डिफरेंट पैटर्न की क्वेश्चंस भी करीब करीब इसमें सारे कवर हो रहे हैं. ठीक है ना? दिस मीन्स दिस पेपर मीन्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ 3D. ये कंप्लीट पैकेज ऑफ 3D ये सॉल्व किया तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा. एंड सिंस द क्वेश्चन पेपर इज लेंथी, सो वी विल कवर ओनली up questions up to question number 5 today in the first part of analysis, and we will cover the remaining questions in the next session, है ना? ठीक है. So today's target will be to cover question number 1 to question number 5, including both the options. Means in all there will be 10 questions for today and 10 questions for the next part, that means tomorrow. Okay. Okay, so let's start. Question number 1 is find the distance of the point this from the plane this. ठीक है, एक पॉइंट से एक प्लेन की डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है. बट मैंने आपको कहा था कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. जब भी डिस्टेंस बोल के छोड़ दे तो वो डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट कौन सी डिस्टेंस मानी जाती है? परपेंडिकुलर और वी कैन से शॉर्टेस्ट, ये मानी जाती है. लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली कह रहा है कि नहीं नहीं परपेंडिकुलर नहीं, आपको तो वैसी वाली डिस्टेंस निकालनी है, दूसरी तरीके की निकालनी है, तो फिर तो वैसी वाली निकालनी पड़ेगी. तो देखो इसने एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट दिए, एक तो मेजर्ड परपेंडिकुलर, तो ये मेजर्ड परपेंडिकुलर दैट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, और दूसरा फिर उसने दिया है मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस. तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट इस ये कहना क्या चाह रहा है. देखो लेट्स से कि मेरे पास एक प्लेन है, मेरे पास एक प्लेन है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसका 3 डायमेंशनल फिगर अगर आपके माइंड में नहीं बन पाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी दूर की बात है ना. 3 डायमेंशनल फिगर बनना चाहिए माइंड के अंदर. लेट्स से कि ये तो है प्लेन, ये है पॉइंट. ओके, अब इस प्लेन से इस पॉइंट की दूरी चाहिए, तो पहली दूरी पहले पार्ट में उसको चाहिए कैसी? परपेंडिकुलर दूरी. तो परपेंडिकुलर दूरी इस तरीके से होगी, मतलब आप इससे परपेंडिकुलर मेजर करोगे एक दूरी, और ये लाइन जो मैंने खींची है इसकी लेंथ आपको चाहिए, राइट? ये परपेंडिकुलर दूरी, एंड दैट मींस ये उस प्लेन पे जहां पे फॉल हो रही है वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया, राइट? दूसरा इसने क्या कहा, नहीं नहीं इस अब ऑब्वियसली इस पॉइंट से तो आप 10 तरह से दूरी निकाल सकते हो, ऐसे वैसे वैसे 10 तरीके से और निकाल सकते हो. तो उसने क्या कहा, परपेंडिकुलर मत निकालो, अब आपको दूसरी लाइन गिवन है. ये लाइन गिवन है, लेट्स से कि वो लाइन कुछ ऐसे गिवन है. मान लो कि एक कोई भी लाइन है स्पेस में, अब वो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, इसी को कोई गारंटी थोड़ी ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना. तो लेट्स से कि कोई लाइन ऐसे गिवन है, आज बड़ा तंग कर रहा है. लेट्स से कि कोई लाइन ऐसे गिवन है, ये लाइन है स्पेस के अंदर, अब ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसकी गारंटी तो है नहीं, है ना. अब इस लाइन के पैरेलल आपको दूरी बनानी है, समझे? इस लाइन के पैरेलल मतलब आपने इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी ना पहले, अब परपेंडिकुलर लाइन नहीं बनानी है, अब ऐसी लाइन बनानी है जो इस गिवन लाइन के पैरेलल हो. समझ गए क्या? तो कैसे बनाएंगे हम? लाइक दिस, यानी कि अब की बार आपको ये दूरी निकालनी है. देखो ये जो अब की बार मैंने लाइन बनाई वो इसके पैरेलल भी है ना? है. और ये पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दूरी निकालनी है. पहले तो क्या था कि इस पॉइंट और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के बीच की दूरी निकालनी थी, ये तो था मेजर्ड परपेंडिकुलर.
अब मेजर्ड कोई टेढ़ा मेढ़ा मेजरिंग हो रही है, अब वो टेढ़ी मेढ़ी मेजरिंग किसके हो रही है, गिवन लाइन है उसके पैरेलल टेढ़ी मेढ़ी मेजरिंग हो रही है, ठीक है। यानी कि आपको ये दूरी निकालनी है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो तो पहले तो बात करते हैं परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, वो तो सबको निकालना आता ही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 1, -2, 3, और इस प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है, x - y + z = 5, ठीक है। तो बताओ परपेंडिकुलर में तो सीधा फॉर्मूला लगाते हो बेटा, बोलो। कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो कार्टेशियन फॉर्मूला लगा सकते हो ना, मतलब ये जो दूरी है, लेट से कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये पॉइंट ए है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पी है, और ये कोई दूसरा पॉइंट है क्यू है, राइट। और इस लाइन की इक्वेशन भी गिवन है, लाइन की इक्वेशन क्या है, x/2 = y/3 = -z/6। चलो इस लाइन को तो बाद में देखते हैं, पहले तो परपेंडिकुलर दूरी निकालते हैं, वो तो निकालना आता है डायरेक्ट फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला है, बोलो, d = बोलो क्या, नहीं कार्टेशियन फॉर्म में बताओ, बिकॉज इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, ax1 + by1 + cz1 माइनस कैपिटल D डिवाइड बाय a² + b² + c² का रूट, ये फॉर्मूला है हमारे पास, जहां पे x1 y1 z1 तो ये पॉइंट है, x1 y1 z1 तो क्या है, ये पॉइंट है जहां से दूरी निकाल रहे हैं, एंड ए बी सी डी इस प्लेन में से निकल के आएंगे, ax + by + cz + d = 0 = d रखने से कंपेयर करेंगे। अच्छा जी, अब d जो है वहां पे पॉजिटिव है, आरएचएस में पहले पहुंचाते हैं अपन d को और फिर चेक करते हैं ये पॉजिटिव है या नहीं है, तो आरएचएस में भी है और पॉजिटिव भी है, तो उसको प्लेन की इक्वेशन को छेड़छाड़ नहीं करनी है, दैट मीन्स, समझ गए। चलो तो जस्ट पुट द वैल्यूज देन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स ये पहला पार्ट तो काफी सरल था, डायरेक्ट फॉर्मूले वाला था। ए की वैल्यू क्या है, बोलो 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या है, ये भी 1, प्लस b की वैल्यू क्या है, -1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, -2, प्लस c की वैल्यू क्या है, अगेन 1, एंड z1 की वैल्यू है 3। अच्छा इसका मॉडुलस भी है बेटा ना इस फॉर्मूले के अंदर, माइनस कैपिटल डी की वैल्यू क्या है 5, राइट, डिवाइडेड बाय a² की वैल्यू बनेगी 1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, देन अगेन 1 का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक बेटा, 1 × 1 = 1, -1 × -2 is +2, +1 × 3 is +3, and -5 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1² एंड √3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 में से 5 गया, एक का मॉडुलस 1, 1/√3 यूनिट्स। आंसर मैच करो, मतलब आप चेक करो जिसका भी चेक कर रहे हो। तो ये तो है परपेंडिकुलर दूरी, इसमें तो शायद ही कोई दिक्कत आए, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, तो 1.5 1.5 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना, 1.5 तो इसका वेटेज है, और 1.5 अगेन जो मेथड पैरेलल वाला अपन कर रहे हैं। बोलो इसको डिलीट कर दूं, सेकंड पार्ट पे आ जाऊं, बोलो प्रगति, खुद को भी समझ आना चाहिए और जिसकी शीट आपके हाथ में है उसको भी मार्क्स दे दो, तो मैं आगे चलो। बताओ परपेंडिकुलर आ जाएगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अच्छा ये चीज भी याद रखना बेटा कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन है प्लेन की तो कार्टेशियन फॉर्मूला लगाना है, और वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो वेक्टर फॉर्मूला लगाना है। वो एक अलग बात है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट वाई टू वेस्ट टाइम इन कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करो फिर वेक्टर की इक्वेशन लगाओ तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वेक्टर फॉर्म में किया है लेकिन सही है, लेकिन लास्ट में आंसर नहीं लिखा, तो ऐसा कुछ नहीं किया प्रियांश, ऐसा क्यों किया, लास्ट में आंसर किसके लिए छोड़ा, किसके लिए, हम्म, ठीक है, तो आप 1 नंबर दो 1.5 में से, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वाला पार्ट देखो बेटा, इसको मैं डिलीट कर दूं, ये फिगर में रहने दे रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए तो फिगर इमेजिन करना बहुत जरूरी है। जो पहला वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, इसमें तो आपने फिगर बनाया नहीं बनाया, फॉर्मूला याद था, हो जाएगा, राइट। बट यही तो बात है, मैंने आपको क्या कहा था पढ़ाते टाइम, मैंने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाओ, क्योंकि अगर डिफरेंट इक्वेशन आया तो फिगर बनेगा,
फिगर बन के आपकी पूरी बेसिक नॉलेज चेक होगी कि कितना आपको 3D आता है। आप इमेजिन फील कर पा रहे हो कि 3D को प्लेन कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, लाइन कहाँ है, ये सारी चीजें आप फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर डिफरेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में तो सीधे फॉर्मूला लगाओ, कुछ फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर। अभी जैसे इसमें तो मुझे बताओ, ये फॉर्मूला याद है तो 12वीं का छोड़ो, 10वीं का बच्चा भी नहीं कर देगा क्या? पुट्टी तो करना है, नहीं कर सकता क्या? बताओ, इसमें कुछ है क्या डिफरेंट? फॉर्मूला याद है तो अगर उसको ये फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं। बट जब अगर डिफरेंट क्वेश्चन आए, जैसे सेकंड वाला पार्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ना, फिगर रहने देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। सेकंड वाले पार्ट में अब अपन ने फिगर तो बना ही दिया सेकंड वाले पार्ट के हिसाब से। अब सेकंड वाले पार्ट में अपने को डिस्टेंस ए क्यू निकालना है, ना कि ए पी। क्लियर? क्या निकालना है बेटा? ए क्यू, ना कि ए पी। ओके, अब अपन कैसे ए क्यू निकालें? तो देखो, इसमें अपन एक काम करते हैं, जब भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दूरी पूछ लेना आपसे, परपेंडिकुलर ना पूछे, तो आप दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, ए के भी और क्यू के भी। और एक बार अगर हमारे पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दूरी तो है ये, ए क्यू दूरी तो है। तो डिस्टेंस, अगर स्पेस में कोई दो पॉइंट लटक रहे हैं तो उनके बीच की दूरी का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, 11th क्लास से सीख रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स तो हैं, किसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए? क्यू के। टारगेट क्या है? कैसे भी करके सर क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता कर दें। अच्छा जी, अब सुनिएगा ध्यान से, कभी भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत पड़ जाए, जैसे क्यू की जरूरत पड़ रही है, तो आप ये देखो वो पॉइंट जो है ना, क्या किसी का इंटरसेक्शन है क्या? अगर वो किसी का इंटरसेक्शन है तो फिर मैं आगे बता रहा हूं। बताओ, ये क्यू पॉइंट किसी चीज का इंटरसेक्शन है क्या? क्यों? प्लेन का और ये अगर मैं ए क्यू लाइन, ए क्यू को लाइन सेगमेंट मान लूं, तो ए क्यू लाइन का और प्लेन का ये इंटरसेक्शन है या नहीं है? अब सुनना, कभी भी किसी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना हो जो किसी दो चीजों का इंटरसेक्शन है, आप उन दोनों की इक्वेशन पता करो जिन दो का वो इंटरसेक्शन है। जैसे किस किस का इंटरसेक्शन है? प्लेन का और लाइन का। प्लेन की इक्वेशन गिवन है, जस्ट अब आप लाइन की इक्वेशन पता कर लो कैसे भी करके। एक बार लाइन की इक्वेशन पता चली, फिर कुछ प्लेन से सब्सटीट्यूट किया लाइन में डाला, या कुछ लाइन से सब्सटीट्यूट किया प्लेन में डाला, एंड यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज में अपन ने 2-3 बार ऐसा किया था कि अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स पता किए थे, इसमें से कुछ उधर पुटअप करके और इसमें से कुछ उधर पुटअप करके। प्लेन की इक्वेशन है, नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया? नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया बोलो? लाइन की इक्वेशन। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। पहली नजर जाएगी, अच्छा ऐसी टेढ़ी मेढ़ी डिस्टेंस चाहिए, दो पॉइंट निकाल लेता हूं मैं। अच्छा ये पॉइंट तो है, वो पॉइंट कैसे निकालूं? वो पॉइंट मैंने चेक किया, अरे ये तो इंटरसेक्शन है इसका। इंटरसेक्शन निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए उन दोनों का क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। उन दोनों की क्या चाहिए? ए की इक्वेशन है, लाइन की नहीं है। पहला काम लाइन की इक्वेशन बना लेता हूँ। इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट्स बनाने। अब लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं? लाइन की इक्वेशन बनाने में आपको गिवन पॉइंट्स क्या क्या हैं? एक तो एक पॉइंट गिवन है और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है, बात खत्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर कैसे बनाते थे? आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अच्छा, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में बनानी है तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बनाएंगे बोलो? x माइनस x1 बाय ए प्लस y माइनस y1, सॉरी प्लस, प्लस ए नहीं, इक्वल टू ए, y माइनस y1 इक्वल टू बी। लाइट कितने बजे आती है, किसी को है क्या नॉलेज? ये जब तक लाइट नहीं आएगा ना, इसे फ्लक्चुएट करेगा। z माइनस z1 इक्वल टू सी इज इक्वल टू सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा, ऐसे बनाते हैं। अब x1 y1 z1 तो है, एक पॉइंट से तो पास कर रही है ना, 1 माइनस 2 3, तो पुटअप करो x माइनस 1 डिवाइड बाई a, y प्लस 2 डिवाइडेड बाय b, एंड z माइनस 3 डिवाइडेड बाय c इक्वल टू है नॉन जीरो स्केलर लैम्डा। अब आपको एबीसी चाहिए, एबीसी कहां से कॉपी पेस्ट करोगे? यहां से, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज एंड इसके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वही उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, होंगे ना? तो इसके डायरेक्शन रेशियो कौन कौन से हैं? 2 3, गलत, -6। क्योंकि आपको पहले ऊपर पॉजिटिव करना होता है, जब आप ऊपर पॉजिटिव करोगे तो आप चेक कर पा रहे हो कि ये माइनस जो है यहां से हट के नीचे आ जाएगा, आ जाएगा बेटा। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 2 3 एंड -6। तो बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन ए क्यू। ए क्यू लाइन की इक्वेशन बन गई आपके पास। बनी क्या नहीं बनी बोलो? क्या बनी? x माइनस 1
ए वहां से लिया 2, y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड z माइनस 3 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा। ये तो आ गई क्या इक्वेशन ऑफ, बोलो क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। और उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा में क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, क्या x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। टारगेट क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कराना एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। अब इंटरसेक्शन कैसे कराएं सर, इधर भी एक्स वाई जेड है, इधर भी एक्स वाई जेड है, कुछ वैल्यूज यहां से या तो उधर पुट करो और या फिर वहां से यहां पुट अप करो। तो देखो मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, आप कंपेयर करोगे ना इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, आप एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू निकालो और सीधे पुट अप कर दो, उसमें काम हो जाएगा ना भाई। 10th क्लास से कर रहे हैं, दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा ये यूनिक सॉल्यूशन। चलो तो x माइनस 1/2 को लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2 लैम्डा प्लस 1, वेरी गुड प्रगति। एंड y की वैल्यू बोलो, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 2 एंड व्हाट अबाउट z कोऑर्डिनेट -6 लैम्डा प्लस 3। ओके, put these values in the equation of plane तो you will get your answer xyz। एक बार xyz मिला वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला तो काम खत्म। ठीक है, चलो मैं पुट कर रहा हूं उसमें। तो x माइनस वाई प्लस जेड था, राइट, x माइनस वाई प्लस जेड था, तो x की वैल्यू क्या है 2 लैम्डा प्लस 1, माइनस y की वैल्यू क्या है 3 लैम्डा माइनस 2 और प्लस z की वैल्यू क्या है -6 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, अब कोई तो इसमें भी कंफ्यूज होता है कि एक्स वाई जेड सर मिल तो जाएंगे लेकिन एक्स वाई जेड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों है, इसीलिए है बेटा क्योंकि एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट होता है, वो प्लेन के हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, समझ रहे हो। और नहीं भी फिर भी कंफ्यूजन हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स फिर मान लो एक बार के लिए x1 y1 z1 और फिर x1 y1 z1 पहले इसमें भी पुटअप करो और उसमें भी पुटअप करो, क्योंकि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन पे भी आ रहे हैं और प्लेन पर भी आ रहे हैं, तो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये वाली इक्वेशन भी x1 y1 z1 में चली जाएगी, वो वाली इक्वेशन भी x1 y1 z1 में चली जाएगी। फिर तो आप x1 y1 z1 निकालोगे, उसको तो मानोगे क्यू के कोऑर्डिनेट्स, नहीं मानोगे, उसको तो आपने खुद ने माना है ना। तो एक तरीका ये है, अदरवाइज देखो घूम फिर के बात वहीं आती है कि आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, तो थोड़ा सा टाइम सेव होता है। अगर समझ में नहीं आया तो आप ये थोड़ा सा लॉन्ग कट मार सकते हो कि पहले x1 y1 z1 पुटअप किया, फिर मैंने देखा यार पॉइंट लाइन पे आ रहा है, चल भाई लाइन की इक्वेशन में डाल, सेटिस्फाई करेगा। अरे पॉइंट प्लेन पे भी आ रहा है, चल भाई प्लेन की इक्वेशन में डाल। अब दो इक्वेशन x1 y1 z1 में बन गई। अब आप वहां से x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू निकली वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये थोड़ा लॉन्ग कट है, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है कि x1 y1 z1 को मारो गोली, इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x y z भी मान सकता हूँ। क्यों मान सकता हूँ, क्योंकि एक्स वाई जेड तो वो जनरल पॉइंट होता है जो किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सीधे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुटअप करी, वाई की वैल्यू पुटअप करी, जेड की वैल्यू पुटअप करी, इक्वल टू क्या लिखेंगे 5। लैम्डा वाली क्वांटिटी से एक्साइट करो, 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा 1 माइनस माइनस 2 3 3 प्लस 3 6 इक्वल टू 5 माइनस का 7 लैम्डा इक्वल टू 5 माइनस 6 दैट इज -1 लैम्डा इक्वल टू 1/7। इस लैम्डा की वैल्यू इन तीनों में पुटअप कर दो एंड यू विल गेट योर एक्स वाई जेड। पर काम वहां खत्म नहीं है, फिर डिस्टेंस निकालो, है ना। तो पुटअप करो तो x इक्वल्स टू 2 लैम्डा यानी 2 इंटू 1/7 2/7 2/7 प्लस 1 जोड़ना जरा, 7 1 7 2 जा 9/7। y की वैल्यू 3 लैम्डा यानी 3/7 -2 यानी कि 7 2 14 3 माइनस 14 -11/7 एंड व्हाट अबाउट z कोऑर्डिनेट -6 लैम्डा तो -6/7 प्लस 3 7 3 21 -6 15/7। तो फाइनली आपके पास ये एक्स वाई जेड है ना। ये पॉइंट निकल चुका है फाइनली, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट निकल चुका है मेरे पास। क्या पॉइंट निकला है ये पॉइंट निकला है 9/7 कॉमा -11/7 कॉमा 15/7। अब आपके पास स्पेस के अंदर दो पॉइंट है, क्या आप उसके बीच की दूरी नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हो, बोलो। ठीक है, तो डिस्टेंस d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस
z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का सम का रूट, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे का डिलीट कर देता हूँ, अब बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, बाद में नोट करने के लिए, है ना। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन थी। अब इसके अंदर पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर्स। ठीक है, चलो पुट करते हैं वैल्यूज बेटा। तो x2 माइनस x1 कैसे भी कर लो, जैसे इसको x1 y1 z1 लिया था ना, तो उसको x2 y2 z2 ले सकते हो। तो 9/7 -1 ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ माइंड के अंदर ही, है ना। आपको एग्जाम में पूरा लिख के कैलकुलेट करना है। 9/7 -1 क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 2/7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/49 प्लस y2 - y1, तो -11/7 माइनस माइनस 2 यानी -11/7 +2 हो गया। -11/7 +2 यानी कि -11 + 14 हो गया। 3/7, 3/7 का स्क्वायर 9/49 प्लस z2 - z1 करना 15/7 -3 यानी कि 21, 15 - 21 -6/7 का स्क्वायर बोलो 36/49 का सम का रूट, इट कम्स आउट टू बी 49/49 इक्वल टू √1 विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर किसी ने अटेम्प्ट किया और आंसर 1 यूनिट लेके आया हो तो मार्क्स दे दो, बट शायद किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया हो, कोशिश भी नहीं करी होगी छेड़छाड़ करने की उसके साथ ना। टेंशन की है A1/A2, अच्छा पैरेलल बनाया आपने उसको, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अटेम्प्ट करने का भी 1/4 तो दे देना, कुछ एक आध फॉर्मूले तो लिख लिए होंगे ना। ठीक है, अच्छा एक चीज नोटिस करिए आपने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई थी, ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी आई थी 1/√3, और ये नॉन परपेंडिकुलर दूरी यानी टेढ़ी मेढ़ी दूरी कितनी आई है, छोटी किसकी है, छोटी कौन सी है 1/√3, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है। इसके अलावा आप कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी दूरी निकालो इससे बड़ी निकलेगी। ये तो 1 यूनिट आई, बड़ी आई ना, 1/√3 तो छोटा होता है उससे, और ये इससे छोटी आई। ठीक है, समझ आया बेटा। तो कल को अगर परपेंडिकुलर दूरी ना पूछ के टेढ़ी मेढ़ी दूरी इस तरीके से पूछे तो निकाल लोगे। कॉन्सेप्ट क्या है, वो 2 पॉइंट्स निकाल लो जिसके बीच की दूरी चाहिए, वो 2 पॉइंट्स निकाल लो। वो 2 पॉइंट्स एक बार निकल गए ना, और स्ट्रेट अवे आप क्या कर दोगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा दोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको अपन कहते हैं, क्लास 10 से बोलते हुए आ रहे हैं उसको इस नाम से, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, चले सेकंड क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट। अब कहाँ गया ये, देखो यहाँ पे छुप जाता है, आपको दिख रहा है, इसको नीचे लेके जाना रिस्की है थोड़ा। मुझे दिख रहा है, देखो आपको नहीं दिख रहा होगा, इस जगह पे छुपा हुआ है पीछे, नहीं दिख रहा। और ये फिर इसके उसमें भी नहीं आता, चलो तो फिर तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अब की बार इसको नीचे नहीं लेके जाएंगे, बुरा मान जाता है ये, इसको ऊपर ही रखना है भाई। पेन वॉकर, पेन पेन पेन। चलो let's start the second question. Second question is find the equation of the plane passing through these 2 points and parallel to the line. अब इसे टेढ़े मेढ़े इक्वेशन आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको कि यार सर ने तो बताया था या तो 1 पॉइंट या 3 पॉइंट, इन्होंने तो एवरेज ले लिया, एक ना तीन दो दे दिए, अब क्या करें। तो बेटा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आ जाए तो फिर आपकी जनरल कॉन्सेप्ट्स आपको काम आएंगे। एक प्लेन है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एक प्लेन, उस प्लेन पे 2 पॉइंट्स लाया कर रहा है, उस प्लेन पे 2 पॉइंट्स लाया कर रहा है। लेट्स से एक तो है ए और एक है बी, और दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। ये तो है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, -4, 0, एंड एक दूसरा क्या है
डी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3, -4, 5। ठीक है, ये पहली गिवन इंफॉर्मेशन। और ये प्लेन क्या है, एक लाइन से पैरेलल है, तो इसके पैरेलल एक लाइन बना देता हूं मैं लाइक दिस। ये पैरेलल लाइन हो गई इसके बेटा, बोलो। और इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, 2x = 3y = 4z। सबसे पहली चीज तो ये इक्वेशन ही नहीं समझ आ रही थी कई बच्चों को कि ये ऐसी कैसी इक्वेशन है। भाई इक्वेशन ऐसी होती है, x डिवाइडेड बाई समथिंग प्लस y डिवाइडेड बाई समथिंग, तो बेटा 2 को नीचे नहीं ला सकते, ला सकते हैं ना। आप सिंपली क्या करो, 2 3 4 का एलसीएम लो। 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है, बोलो। 12, 2 3 4 का 12 होता है। तो आप क्या करोगे, हर एक पोर्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, तो 2 3 4 ऊपर से हट जाएंगे और समथिंग नीचे आ जाएगा। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो यू कैन से 1 है, 1 है और 1 है। ठीक है, तो आप 12 से डिवाइड करो, तो 2x को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2x को 12 से डिवाइड करेंगे, अपने को 2 को हटाना, हाँ अपने को एलसीएम ही तो लेना है। तो 2x को मैंने हटाने के लिए क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, उससे क्या हुआ, हाँ उससे क्या हो जाएगा, x/6 हो जाएगा, ये x/6 हो जाएगा। और नीचे 1 को भी 12 से डिवाइड कर दिया तो ये 1/12 हो गया। अब 6 से ये 12 कट गया, 6 से ये, और उससे क्या हुआ, आप एक बार डायरेक्ट ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय, मतलब 2 को नीचे ले गए तो x डिवाइडेड बाय 1/2, y डिवाइडेड बाय 1/3 एंड z डिवाइडेड बाय 1/4। तो यानी कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, 1/2, 1/3 एंड 1/4। ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो से जो ऊपर आपको लाइन L दिख रही है, लेट से, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको इस प्लेन की इक्वेशन बनानी है। प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। पहले कंपोनेंट ये था कि आपको क्या गिवन हो, नॉर्मल वेक्टर गिवन हो और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन हो। इस तरह का कंपोनेंट का तो दूर दूर तक या नामो निशान है नहीं, यानी r.n=d, उस फॉर्म को तो भूल जाओ, वहां से तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। दूसरी क्या थी बेटा, एक पॉइंट गिवन हो। अच्छा तीसरे पे बात करते हैं, तीसरे में तो 3 पॉइंट गिवन होते थे तो 2 ही गिवन है, तो जिस चीज की शॉर्टेज है उस पर क्यों बात करें, जिस चीज की शॉर्टेज है उस पर क्यों बात करें। दूसरी पे फिर भी थोड़ा दिमाग लग रहा है, जो दूसरा केस हुआ करता था, क्या एक पॉइंट गिवन होता था, आपको कितने गिवन है, 2। भाई आपको ज्यादा ही गिवन है ना, कम तो गिवन नहीं। अब 3 पॉइंट के हिसाब से तो आपके पास शॉर्टेज है, शॉर्टेज है तो तीसरा पॉइंट थोड़ा पैदा करोगे, तो उसकी बात ही खत्म हो गई। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है नहीं तो पहले केस की बात खत्म हो गई। दूसरे केस में अपन दिमाग लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही पॉइंट चाहिए होता है मिनिमम, आपके पास 2 हैं। अच्छा उसके अलावा क्या चाहिए होता है, इसका नॉर्मल वेक्टर। अब इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, जो प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो प्लेन से क्या होगा, परपेंड। तो अब आपको कैसे भी करके प्लेन से परपेंडिकुलर एक वेक्टर सोचना है और उसकी उसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होंगे। बस एक बार नॉर्मल वेक्टर, वेक्टर एन मिल गया आपको, क्या मिल गया, वेक्टर एन। लेट से कि ये वेक्टर एन है, अगर आपको ये मिल गया, अभी आपके पास है नहीं तो मैं सिंपली डाल देता हूं ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। बस आपको ये नॉर्मल वेक्टर मिल जाए तो दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को यूज करके आप इक्वेशन ऑफ प्लेन बना सकते हो। जनरली अपन पहला ही पॉइंट यूज कर लेते हैं, ए को यूज करके आप इक्वेशन ऑफ प्लेन बना सकते हो। अब बात करते हैं सर नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालें। देखो अगर प्लेन पर, सुनना ध्यान से, अगर प्लेन पर लाए होने वाले 2 वेक्टर्स मिल जाएं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ही तो नॉर्मल वेक्टर होगा। प्लेन पर लाए होने वाले कितने वेक्टर्स मिल जाएं आपको, कोई भी 2 वेक्टर दे दो सर प्लेन पे लाए होने वाले, आपका काम बन जाएगा। एक वेक्टर तो ए और बी को मिलाओ, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। और ये प्लेन क्योंकि उसके पैरेलल है तो एक वेक्टर उस लाइन से मांगो ना, लाइन तेरा तेरा डायरेक्शन वेक्टर दे दे, क्योंकि तेरा डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन का डायरेक्शन वेक्टर सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। समझ गए, 2 वेक्टर मिल गए, कराओ क्रॉस प्रोडक्ट एंड यू विल गेट योर नॉर्मल वेक्टर। एक बार नॉर्मल वेक्टर मिला तो एक पॉइंट को यूज करके अपन सेकंड केस के हिसाब से इक्वेशन ऑफ प्लेन बना सकते हैं। समझ आया, समझ आया बेटा। चलो तो पहले तो अपन वेक्टर्स बनाते हैं। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट यानी कि मैंने क्या कर दिया, वेक्टर ए बी बना दिया। लेट से वेक्टर ए बी को मैं वेक्टर ए मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, वेक्टर ए। और यहां से जो डायरेक्शन रेशियोस निकलेंगे इस लाइन से, मैं मान लेता हूँ कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन का
डायरेक्शन वेक्टर है वेक्टर बी। इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या मान लेते हैं अपन, भाई लाइन एल है ना जो अपन ने मानी है, लेट्स से इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या मान लेते हैं, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के कंपोनेंट्स क्या होंगे जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज में दिख रहे हैं, 1/2 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1/4 के कैप। तो बी वेक्टर तो सीधा सीधा गिवन है एक तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपको ए वेक्टर निकालना है। वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट से वेक्टर ए भी निकल जाएगा 3 - 2 करके। चलो तो ए वेक्टर निकालते हैं, तो 3 - 2 यानी कि सिंपली आई कैप, और -4 माइनस ये तो 0 हो गया, तो 0 यानी कि 0 जे कैप लिख देते हैं हाल फिलहाल। और फिर आगे बोलो 5 - 0 5 के कैप, और वेक्टर भी वहां से निकल चुका है, उस लाइन में से कॉपी पेस्ट कर लिया आपने, क्या हो जाएगा 1/2 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस बोलो आगे 1/4 के कैप। तो ये दोनों वेक्टर्स जो है प्लेन पे लाया कर रहे हैं। आप कहोगे नहीं सर वेक्टर ए ही तो लाया कर रहा है, अरे वेक्टर बी उसके पैरेलल है, तो फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से प्लेन पे आ सकता है ना। लेट्स से कि मेरे पास ये प्लेन है, ये प्लेन है, एक वेक्टर तो इसी पे लाया कर रहा है, और इसके पैरेलल ये एक लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन है। तो जो इसका वेक्टर है, इसका डायरेक्शन वेक्टर है, वो फ्री वेक्टर से जब इसमें अपन इंटरसेक्ट कराएंगे इस वेक्टर को और इस प्लेन को इंटरसेक्ट कराएंगे, तो वो वेक्टर भी इस पे लाया करेगा नहीं करेगा। तो एक तरीके से दोनों वेक्टर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, अगर मान लो टेढ़ा मेढ़ा होता, अगर मान लो ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर जब आप फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से ऐसे इस पे लाया कराते तो लाइन नहीं हो पाता, देखो ये इसके टिप पे रह जाता, या फिर इसको क्रॉस करता आधा आधा ऐसे काटता हुआ जाता, पर ये इस पे लाए नहीं करता। बट ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो उसका डायरेक्शन वेक्टर एज इट इज इस पे लाया कर देगा। तो अब आपके पास इस प्लेन पे लाए होने वाले दो वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर्स अगर आपके पास है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, और वही उसका नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर मिल गया, सब कुछ मिल गया, ठीक है समझ गए। तो अब आप क्या करने वाले हैं बेटा, ए क्रॉस बी। अच्छा अब आप सुनो, अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी ऐसे आएगी कि ए क्रॉस बी कराएंगे तो 1/2 1/3 1/4 कंपोनेंट्स में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए मैं उस टाइम इसको क्या है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे बताओ कैसे आप इसका डिनोमिनेटर एलिमिनेट कर सकते हो, पता है कैसे कर सकते हो, वही 12 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वालों को। भाई इक्वेशन में बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, मतलब आप पूरी इक्वेशन को 1/12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो 1/12, तो x इंटू 1 तो x ही रह जाएगा, और 1/2 इंटू 12 6 हो जाएगा, y इंटू 1 y हो जाएगा, और 1/3 इंटू 12 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कोशिश मैं पहले कर रहा था, 3 हो जाएगा, तो ईजी आ गया ना मेरे लिए। तो इसके कंपोनेंट्स भी फिर मैं वही लिख देता हूँ, 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये है अब मेरा वेक्टर बी, इजीएस्ट फॉर्म लिख देते हैं ना अपन, 6 4 एंड 3। ऐसे आप किसी वेक्टर में नहीं कर सकते, बट क्योंकि ये वेक्टर की इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस में इसलिए कर पा रहे हो, ठीक है ना। ऐसे किसी वेक्टर में नहीं उठा के 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। लेकिन उस वेक्टर की वजह से नहीं किया मैंने, इस इक्वेशन की वजह से किया। इक्वेशन में आप बोथ साइड्स को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हो, तो यहाँ तो तीनों साइड है, तो हाँ ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अभी भी ये दोनों इक्वल है, क्योंकि पहले भी ये दोनों इक्वल थे, समझ गए। इसलिए आपने तीनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 1/12 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये डिनोमिनेटर व फ्रैक्शन पार्ट जो है वो इंटीजर पार्ट बन गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बेटा। चलो चक्कर आते हैं, ए क्रॉस बी सबको कराना आता है, वेक्टर प्रोडक्ट कराओ। इधर लिख देता हूं मैं आई कैप जे कैप एंड के कैप। चलो यहाँ पे क्या होंगे इसके कंपोनेंट्स बोलना, 1 0 5, इधर क्या होगा 6 4 3, 3/3 का बन गया क्या डिटर्मिनेंट। आगे बोलते हैं, तो आई कैप 0 इंटू 3 0 माइनस 5 4 जा 20, माइनस का जे कैप लगाते हैं, और आगे बोलो ऐसे क्या 3 1 जा 3 6 5 जा 30, फिर प्लस का के कैप लगाते हैं, और बोलो 4 माइनस 0, सॉल्व करते हैं, तो 0 आई कैप नहीं सॉरी -20 आई कैप, और इधर 3 - 30 -27, बाहर माइनस +27 जे कैप, एंड आगे हो जाता है 4 के कैप। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी, क्या आ गया ये, यही आपका नॉर्मल वेक्टर है। मिल गया नॉर्मल वेक्टर। एक पॉइंट यूज करके अब प्लेन की इक्वेशन बनानी है
पासिंग थ्रू अ पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर गिवन है, यानी सेकंड केस हो गया बेटा। तो फटाफट से अब इक्वेशन बना दो। इक्वेशन क्योंकि हर चीज मुझे वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो क्यों ना मैं वेक्टर ही सॉरी हाँ वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो क्यों ना मैं वेक्टर इक्वेशन ही बना लूं। ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं कि कार्टेशियन ही बनानी है। गिवन तो है नहीं कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन या फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, ऐसा कुछ गिवन नहीं है ना। लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कहीं से भी हिंट दिख जाए ना कार्टेशियन फॉर्म का, तो फिर तो कार्टेशियन फॉर्म में ही बनानी है, एक्स वाई जेड में बनानी है भाई। तो बताओ कैसे बनाते हैं। जब एक पॉइंट गिवन हो और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, उसका फॉर्म होता है ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू, याद आ गई, वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए बी सी तो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं और एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट है। तो ए बी सी तो हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा मेरा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो ए क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे ए बी सी, ये तीनों ए बी एंड सी। और एक्स वन वाई वन जेड वन आप ए पॉइंट को मानना, वैसे तो बी को भी मान सकते हो, बट आप अपन जो जनरल कर रहे हैं तब से अपन पहले पॉइंट को मानते हैं ना, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा -20 और x माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा 2, तो x माइनस 2, राइट। b क्या हो जाएगा प्लस का 27 और y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा -4 यानी कि +4 प्लस c बोलना जरा 4 और z माइनस जेड वन करना z माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो -20x प्लस का 40 प्लस का 27y और 27 4 जा 108 है ना, और फिर प्लस 4z और ये तो 0 ही हो गया, इक्वल टू 0 लगा दूं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई जेड अलग करो, -20x प्लस का 27y और प्लस का 4z, और कांस्टेंट क्वांटिटीज अलग करें तो 40 और 108 क्या हो जाते हैं 148 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। आंसर 140, ये 0 गलती से लग गया, 148 ये। दिस इज योर रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। समझ गए बच्चों, समझ गए, किया किसी ने अटेम्प्ट। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, आई एग्री, ठीक है ना। मतलब ये सोचना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है कि यार 2 पॉइंट गिवन है, अब क्या करें, नॉर्मल वेक्टर कैसे निकाले, है ना। पहले तो वो सोचना पड़ता है कि 3 केस में से कौन सा केस को यूज करें, है ना। फिर उस केस के में क्या क्या कमियां, क्या क्या गिवन पॉइंट्स, उन कमियों को कैसे दूर करें। जैसे आलू की सब्जी बनानी है, आलू नहीं है, तो वो आलू कहाँ से लाएं, सामग्री तैयार होगी ना पहले, तो फिर सब्जी बनेगी। तो अब इसकी सामग्री क्या थी, इसका नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि एक पॉइंट चाहिए था, वो तो 2 है मेरे पास, कोई सा भी यूज कर लूंगा। भाई एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए था। नॉर्मल वेक्टर कैसे करें, इस प्लेन पे लाए होने वाले कोई भी 2 वेक्टर मिल जाए, कोई भी 2 वेक्टर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, पर वो दोनों वेक्टर प्लेन पे लाए होने चाहिए। तो एक तो ले लिया वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से, और एक ले लिया पैरेलल लाइन से। समझ आया बच्चों, क्लियर है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया ये वाला क्वेश्चन सबको, तो फिर कुछ यस और सर। देगा वो, कुछ देखो। अब आपको बताएगा तो सही ना, ये रास्ता है बेटा, ये दुकान है, वहां से आलू लेके ऐसे बताएगा भी नहीं तो फिर आलू कहाँ से पैदा थोड़ा ना हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट तो इजी था, शो दैट द, मतलब इजी नहीं कह सकता हूँ, तो अभी सॉल्व करने में पता चलेगा। और ये था कि डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऐसा कर चुके हैं ना अपन। 2 लाइंस को कोप्लेनर कैसे शो कर सकते हो, बोलो। वहां से 3 वेक्टर सोचो, और 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाए 0 हो जाए। तो 3 वेक्टर कहाँ कहाँ से आएंगे, एक तो इसका डायरेक्शन वेक्टर, दूसरा इसका डायरेक्शन वेक्टर, एंड तीसरा क्या हो जाएगा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, दिस माइनस दिस, इसमें याद है ना भाई। एक प्लेन पर आपको 2 लाइंस गिवन है, तो 3 वेक्टर कैसे आएगा, एक तो इसका डायरेक्शन वेक्टर, एक इसका डायरेक्शन वेक्टर, और वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से एक तीसरा वेक्टर भी बना सकते हो, है ना। 3 वेक्टर मिल गए। तीनों वेक्टर का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो वो कोप्लेनर होते हैं, नहीं तो वो नहीं होते। कॉन्सेप्ट लिखवाया है आपको पूरा कि हाउ टू प्रूव दैट 2 लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके निकालता हूं। पहला
पहले तो ये देखो x का कोएफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, x का 1, y का 1, z का 1, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला जो वेक्टर निकला, लेट्स से कि उसको मैं वेक्टर a मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? वेक्टर a। तो वेक्टर a का कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? अल्फा माइनस क्या पढ़ते हैं इसको? आई डू नॉट नो मस्ट अबाउट, क्या सिग्मा, हाँ डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं, नहीं डेल्टा तो ये होता है सिग्मा, एनीवेज ठीक है। अल्फा माइनस जो भी बोले, अपने को तो अभी एक नाम देना है इसको मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अल्फा माइनस जो भी, चलो सिग्मा बोल देते, अल्फा माइनस सिग्मा आई कैप, प्लस आगे बोलो अल्फा जे कैप, प्लस आगे बोलो अल्फा प्लस सिग्मा के कैप, राइट। अल्फा प्लस सिग्मा के कैप, ये तो आ गया आपका पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर नीचे से ले लेते हैं, बोलो बीटा माइनस अल्फा आई कैप, आगे बोलो बीटा जे कैप, आगे बोलो बीटा प्लस गामा, अरे इधर भी गामा ही था देखो, ऊपर कहीं गामा नहीं था, लेकिन ये मैंने अल्फा गलत लिख दिया, ये भी गामा ही है, ये भी गामा है और ये भी गामा है, दिस मच ऑफ केक है। और तीसरा वेक्टर जो है वो इन दोनों के पॉइंट से, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से निकलेगा, राइट। तो इसका वो पॉइंट कहाँ है जहां से ये लाइन पास हो रही है? माइनस को कॉमन ले लूंगा तो a माइनस डी हो जाएगा। एक मिनट, क्या डायरेक्ट वेक्टर में क्यों कर रहे हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए 3 वेक्टर चाहिए, 2 तो मिलकर तीसरा वेक्टर कहां से निकाल? डिटर्मिनेंट फॉर्म में 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा ना बेटा, तो 3/3 के लिए 9 कंपोनेंट्स चाहिए ना, तभी तो देख चेक करोगे वो 0 बनता है कि नहीं बनता है। 6 कंपोनेंट्स तो आ गए, 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट्स तो आ गए हमारे पास, ठीक है। बाकी के 3, अगर आप आई कैप जे कैप के कैप रख देते हो बेटा, तो आई कैप जे कैप के कैप तो न्यूमेरिक वैल्यू आई नहीं, तो हाउ कैन यू चेक कि वो 0 है या नहीं? न्यूमेरिक वैल्यू होगी तभी तो चेक करोगे वो 0 है या नहीं। तो कल फिर हमने थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करने में बेटा शायद गलती कर दी है, क्योंकि अपन ने इसको क्या रीड किया है? डी रीड किया है, या तो क्वेश्चन में कंपोनेंट जो है वो मिसिंग है। अपन ने इसको क्या रीड किया है? ए और इसको डी। चलो एक बार तो जो है क्या, चलो फिर तो सही होगा। चलो देखो देखो, डी है और वो ए है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ ए माइनस डी, ये तो सिंपली ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। हाँ वो x1 की x1 y1 z1 और उसकी वैल्यूज निकालना है। हाँ अब नीचे बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस सी, ये तो सिंपली बी, और ये माइनस ऑफ बी प्लस सी, ठीक है जी। चलो तो x2 माइनस x1 यानी b माइनस सी माइनस ए माइनस डी, कुछ भी नहीं मिला इसमें, तो क्या हो जाएगा? b माइनस सी माइनस ए और माइनस डी क्या हो जाएगा? प्लस डी, दिस मच ऑफ आई कैप, प्लस ये बोलो b माइनस ए, दिस मच ऑफ जे कैप, और फिर आगे बोलो b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, दिस मच ऑफ के कैप। अब आपके पास 9 कंपोनेंट्स हो गए बेटा। कौन कौन से 9 कंपोनेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। एक 3/3 का क्या बनाना है? डिटर्मिनेंट बनाना है। अगर वो 0 आता है तो ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है, नहीं आता है तो नहीं है, यही लॉजिक है। चलो तो अरेंज करता हूं मैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या होता है इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? कुछ ऐसा होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, यही होता है। और अरेंज कैसे करते हैं? 3/3 में अरेंज कर दो बस ऐसे। ये क्या है? अल्फा माइनस गामा, ये क्या है बोलो? सिंपली गामा। और आगे बोलो, थोड़ा सा दूर दूर अरेंज कर दूं, सिंपली गामा। आगे बोलो गामा प्लस सिग्मा, जो भी है, बीटा माइनस गामा, आगे बोलो बीटा, और फिर ये क्या है? बीटा प्लस गामा, और नीचे तो लंबी चौड़ी क्वांटिटी है, बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी, आगे बोलो बी माइनस ए, आगे बोलो बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, ठीक है। चलो अब तो सोल्व करने का थोड़ा सा लेंदी काम है, तो देखो क्या लिखूंगा, अल्फा माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा कॉलम से हो रहा है, अच्छा प्रॉपर्टी लगा रहे हो,
बोलो कौन सी प्रॉपर्टी लगा के कॉलम से हो जाएगा, बताओ। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। हाँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, देखो जरा, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 जोड़ दूं तो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। C1 एंड C2 जोड़ दूं तो वी विल गेट, और C1 और C2 का जोड़ मैं C1 में ही रख देता हूं, मतलब मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, C1 इक्वल टू C1 प्लस C3। तो देखो, अल्फा माइनस सिग्मा, और उधर क्या है, अल्फा प्लस सिग्मा, क्या है, अल्फा प्लस सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल तो 2 अल्फा, और इधर माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल 2 बीटा, और इधर इन दोनों को ऐड किया तो बी माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया, ठीक है, और डी माइनस डी कैंसिल हो गया, यानी सी और डी तो कैंसिल हो गए, बी माइनस ए, और इधर बी माइनस ए, तो ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए। और सुनो, C1/C3, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, चलो समझ नहीं आ रहा तो ये पहली प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई, बीटा बी माइनस ए, और इधर नो चेंज। हाँ सही बात है, पूरा क्यों इतना बड़ा डिटरमिनेंट सॉल्व करें जब प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो इसलिए तो कहता हूँ कि टर्म 1 हालांकि नहीं आ रहा, लेकिन टर्म 1 की नॉलेज तो कम आ रही है, माइनस ए माइनस डी। जनक समझ आया बेटा, प्रॉपर्टी होती है ना ये कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर सकता हूं, अगेन मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, C1 इक्वल टू C1/2, C1 इक्वल टू C1/2, क्योंकि 2 से डिवाइड करते ये दोनों कॉलम हो गए सेम, और एक बार दोनों कॉलम अगर किसी भी डिटरमिनेंट के सेम है तो उसका आंसर क्या होता है, दो, या तो 2 कॉलम या फिर 2 रोज। तो अगर मैं C1 को ट्रांसफॉर्म कर दूं अगेन C1/2, तो यहाँ पे 2 2 2 कट गया, क्या बचा, अल्फा बीटा एंड बी माइनस है, उधर क्या बचा, अल्फा बीटा एंड बी माइनस है, और इधर तो कुछ भी बच लेना मेरी बला से, मुझे क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम हो गए, मेरा काम तो हो चुका है, बीटा प्लस गामा बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, since the two columns C1 and C2 are exactly same, I can see the both columns C1 and C2 are exactly the same, so it will be equal to 0। और एक बार अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी A डॉट P क्रॉस C 0 आ गया, दैट मीन्स द टू लाइंस आर कोप्लेनर। समझ आया? तो इजी एंड थोड़ा सा टेक्निकल, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बनाना पड़ेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। 3 वेक्टर्स चाहिए, कितने वेक्टर्स चाहिए आपको, 3 वेक्टर्स चाहिए। अगर वो तीन वेक्टर्स उस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, मतलब 3 वेक्टर्स भी ऐसे कोई एरे गेरे नहीं चाहिए आपको, 3 वेक्टर्स कौन से चाहिए, जो प्लेन पे लाई करते हैं, जो प्लेन पे लाई करते हो। तो एक वेक्टर तो लेंगे लाइन 1 से, वो लाइन उस पे लाई कर रही है, एक वेक्टर लेंगे लाइन 2 से, वो लाइन उस पे भी लाई कर रही है, और एक इसका पॉइंट और एक इसका पॉइंट ले लिया, इक्वेशन से चोरी कर लिया, तो पॉइंट ज्वाइनिंग, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वो भी उस प्लेन पे लाई करेगा। अब अगर वो 3 वेक्टर्स प्लेन पे लाई कर रहे हैं, वो 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं तो लाइंस भी कोप्लेनर हैं। और वेक्टर कोप्लेनर ज्वाइन कैसे प्रूव करोगे 3 वेक्टर्स का, आप उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 बना के, यानी कि 3/3 की नो एलिमेंट्स की डिटरमिनेंट बना के। इज दिस क्लियर? कोई डाउट नहीं है? हाँ हाँ हाँ। हम्म। अच्छा, डायरेक्ट ही रख दिया, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है ना हमारे पास, आप कार्टेशियन फॉर्म में ही रख दिया, उसने वेक्टर में चेंज नहीं किया, हाँ तो कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। रखा ही है तो आगे 0 कर दिया ऐसे ही। अच्छा उसमें, अच्छा डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं किया, तो आप इसमें 2 नंबर दे दो, क्योंकि असली काम तो प्रॉपर्टी लगा के डिटरमिनेंट सॉल्व करना था, है ना। ओके, अब देखो, अब ये आगे का थर्ड क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये तुम 5 मिनट और रुक जाओ तो 1 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, अब तो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। ए प्लेन मेक्स इंटर से 5 मिनट रुक जाओ, फिर बाकी 4 और 5 की मैं वीडियो बना देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देख लो बस, और तीसरा क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाएगा। ए प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट्स 12 3 एंड 4 ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइन। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। प्लेन की डिस्टेंस निकालनी ओरिजिन से, वो तो बड़ा आसान काम है अगर प्लेन की इक्वेशन हो तो। अगर प्लेन की इक्वेशन हो तो प्लेन और पॉइंट के बीच की दूरी निकालना हमारा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला हम काम करते हैं कि प्लेन की इक्वेशन बनाते हैं। आपको गिवन है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बना दो, क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय
z बाय c इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b और z इंटरसेप्ट c है, तो बोलो क्या इक्वेशन बन गई प्लेन की, x बाई 12। सबसे डिफिकल्ट मोस्ट तो शुरू के दो ही क्वेश्चन थे, बाकी सब तो आसानी है। y डिवाइडेड बाय 3 एंड z डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, किससे, ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/12, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, a की वैल्यू 1/12, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू 1/4 एंड d की वैल्यू 1। ये ABCD मिल गए आपको जो कंपोनेंट्स होते हैं प्लेन की इक्वेशन में। और पॉइंट क्या है, ओरिजिन से ही तो निकालना है, तो पॉइंट ओरिजिन के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, 0 0 एंड 0। अब आपके बस प्लेन से और वो इक्वेशन वो डिस्टेंस ही तो निकालना है। बोलो फॉर्मूला अभी पहले इक्वेशन में लगाया है, d इक्वल टू बोलो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d की एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम का रूट। तो ax1, तो x1 y1 z1 0 है, तो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके क्यों टाइम वेस्ट करना, सीधे d लिखो। तो माइनस डी यानी कि -1 डिवाइडेड बाय a, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/12 का स्क्वायर बोलना 1/144, b स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर बोलना 1/9, और फिर 1/4 का स्क्वायर बोलना 1/16। इसका सम करके अब रूट करना है और -1 का मॉडुलस, अगली स्टेप में इसको 1 कर दो, इसको सॉल्व करो, 144 ही एलसीएम आएगा। बोलना आगे 1 प्लस 9 से कितनी बार जाएगा 16, और 16 से 9 बार ऑब्वियसली है ना का रूट, तो 10 26, तो 144 तो ऊपर आ जाएगा। कैसे कर सकते हैं अपन इसको, 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया रूट ऑफ 26/144, ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया थोड़ा सा, यहाँ लिख देता हूँ। हाँ 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा, रूट 26 बाई होल रूट ऑफ, सॉरी होल रूट ऑफ 26/144। तो 144 ऊपर जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि 1 को भी √1 लिख सकते हैं, अगर 1 को √1 लिख सकते हैं इसलिए ये ऊपर जा सकता है। तो ये हो जाएगा होल रूट ऑफ 144/26, 144 ऊपर चला गया, कितनी बार कट रहा है 12 से, 12 से तो कहाँ कटेगा, अच्छा रूट 144 12 हो जाएगा, अब ऐसे कर रहे हो, ठीक है, तो 12/√26 हाँ लिख सकते हो। और मैं सोच रहा था इसको ऐसे ही काट देते हैं, मतलब 2 से जितना कट रहा है वो, तो ये क्या हो जाएगा 72/√13, या तो ऐसे लिख लो 12 डिवाइडेड बाय √26 यूनिट्स, और या फिर अगर किसी ने 2 से काट दिया इसको तो क्या जाएगा होल रूट ऑफ 72/13 यूनिट्स। दोनों आंसर्स करेक्ट है, किसी भी फॉर्म में लिखो। तो इजीएस्ट था ये, तो सबसे आसान था, बस आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाकर ABCD निकालना है, और x1 y1 z1 ओरिजिन है, क्योंकि तो ओरिजिन तो 0 0 0 ही हो जाएगा, और फॉर्मूला में पुटअप करना है, पहले इक्वेशन की कॉपी पेस्ट हो गई तो ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो, किसी ने सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया है तो कर दूं डिलीट। इसका सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट यकीन करो उससे भी आसान है, बस उसको बोलो 2 मिनट, नहीं दूध वाले भैया हैं, हाँ अब क्योंकि आपके भैया कभी भी हॉर्न नहीं बजाते, फोन करते हैं सीधा। A line makes angle alpha, beta, and gamma with x, y, and z axis respectively. Find the value of cos 2 alpha, cos 2 beta, and cos 2 gamma. अगर एक लाइन 3 एक्सिस के साथ, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, अगर एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ठीक है, तो cos ऑफ दोज एंगल्स को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। जैसे मान लो 30 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइन, पहला डायरेक्शन कोसाइन एल क्या हो जाएगा cos 30, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अगर एंगल अल्फा बीटा गामा बना रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, तो यू कैन स्ट्रेट अवे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, पता कर सकते हो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, LMN होंगे, कौन कौन से होंगे, LM एंड N। तो L तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रही है तो कॉस अल्फा, M क्या हो जाएगा कॉस बीटा, एंड N क्या हो जाएगा कॉस गामा। एंड वी ऑल नो दैट कि L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1। तो इसका मतलब L की वैल्यू क्या है कॉस अल्फा, तो यानी कॉस स्क्वायर अल्फा
m स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर बीटा एंड n की वैल्यू यानी cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है एक तरीके से, ये क्या है गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको क्या चाहिए, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा एंड cos 2 गामा की वैल्यू चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत यूज करो और आंसर निकाल लो, इसमें क्या बड़ी बात है। और क्या, cos स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ये cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। व्हाट कैन यू राइट अबाउट cos 2 अल्फा, क्या कह सकते हो उसको आप, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ऐसे लिखोगे उसको, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू चाहिए आपको है ना, एंड 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, ठीक है। 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर बीटा 2 cos स्क्वायर गामा, तीनों में 2 2 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेके इसको क्या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा नहीं लिख सकते अपन, 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या बचा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 यानी -3 और बच गया। अब इसकी वैल्यू गिवन है 1, 2 इंटू 1 -3, 2 -3 -1 आंसर। ये तो उससे भी आसान था। हम्म 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 तो 3 नंबर का था, आधा नंबर दे दो, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट कर दिया है केवल, और इजी था, देखो इजी था ना, बस कंसंट्रेट करना होता है। नया क्वेश्चन मिलेगा तो नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं मांगता, केवल आपका कंसंट्रेशन मांगता है, बस उसको थोड़ा सा रीड करो ध्यान से, नया क्वेश्चन हमेशा आसान होता है, ठीक है। अब आप चाहो तो जा सकते हो, 2 क्वेश्चन की मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप पेपर छोड़ के जाओ, है ना। उस वीडियो से आप 4th एंड 5th कवर करें, क्योंकि एटलीस्ट 5 क्वेश्चन एक दिन में कवर करने, तो फिर बहुत ज्यादा टाइम खिंच जाता है ना। 5 क्वेश्चन फिर कल वाली सेशन में कवर करेंगे, आप चाहो तो जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू, ये तो क्लास में किया हमने शायद कल ही, मिसलेनियस का क्वेश्चन है। एक प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो एक पॉइंट से तो पास करें और इन दोनों प्लेनों से परपेंडिकुलर हो। बताओ, 2 प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, जाते जाते बता के जाओ कैसे करेंगे इसको। π1 और π2 मान लेंगे, फिर दोनों से परपेंडिकुलर है ये, जैसे π1 π2 से परपेंडिकुलर है और π1 π3 से परपेंडिकुलर है, तो π1 का नॉर्मल वेक्टर और π2 का नॉर्मल वेक्टर भी अगर 2 प्लेन परपेंडिकुलर है तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे, तो यानी n1 परपेंडिकुलर टू n2, और फिर π1 π3 से परपेंडिकुलर है तो n1 परपेंडिकुलर टू n3, अगर n1 परपेंडिकुलर टू n2 है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, इसका भी और उसका भी 2 इक्वेशन बनेगी। फिर किया था ना हमने, c को एलिमिनेट किया था, c को फिर उसमें पुटअप किया था, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आपने सेकंड वाला किया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस। तो क्या है, 3 पॉइंट गिवन है, इससे प्लेन की इक्वेशन बनाओ, प्लेन की इक्वेशन बना के फिर प्लेन और पॉइंट के बीच की दूरी तो निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस cz1, इजी है, मिसलेनियस का एग्जांपल है, ओके। जनक आप भी जा रहे हो, स्कूल जाना है? हाँ मैं तो अभी करवा रहा हूँ, 4th एंड 5th की वीडियो बना रहा हूँ मैं। आपके स्कूल कितने बजे जाना है? 8:30, ओके, तो यू हैव एम्पल टाइम, आप तो रेडी होके वैसे भी है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, देयर मस्ट बी समवन, तो उससे क्या थोड़ा सा अच्छा एनालिसिस होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस प्लेन्स। चलो अपन इसको करते हैं ना। तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन हमको बनानी है जो एक पॉइंट से पास करे, बोलो जनक, एक प्लेन से पास करने वाली, एक पॉइंट से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन हम कैसे बनाते थे, कुछ ऐसे बनाते थे, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0, कुछ ऐसे बनाते थे। हमारे पास x1 y1 z1 है, आपकी बार 1 -3 एंड -2, तो 1 then -3, that means it will be +3, और -2 that means it will be
प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सर इतनी बन गई, बस अब आप एबीसी दे दो, हमारा काम हो जाएगा। अब एबीसी कहाँ से मिलेगा? उन दोनों प्लेन्स के वो परपेंडिकुलर है वहां से मिलेगा, वहीं से मिलेगा। तो लेट्स से कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बताओ क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, चलो। तो ये क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, वैसे तो एबीसी आएगा और वैसे भी एबीसी आएगा, बट चलो थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं। तो माइनस ए, हाँ उधर भेज देंगे फिर, एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। आप चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो, क्योंकि आपको क्या पता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, अपन तो उस कॉन्सेप्ट चलते हैं। चलो फिर भी अगर आप वहां पे भेजना चाहो तो इक्वल टू -a तो प्लस ए, और प्लस 3b क्या हो जाएगा? -3b, और ये क्या हो जाएगा? -2c, राइट। और ये आपका डी है एक तरीके से, ये पोर्शन क्या है बेटा आपका? डी है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर बता दो, इसका नॉर्मल वेक्टर बता दो। तो इसका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। या इसको मैं n1 लिख दूं, नॉर्मल वेक्टर 1। अब नॉर्मल वेक्टर 2 कहां से निकालोगे? जिससे ये परपेंडिकुलर है, तो ये दो प्लेन से परपेंडिकुलर। पहले वाले से बात करते हैं, पहला वाला ये है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर निकालो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये n2 हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस आगे क्या है? प्लस 2k कैप। और n3 क्या हो जाएगा? दूसरे वाले वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर, दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n3, ये हो जाएगा आपका 3i कैप 3j कैप और 2k कैप। 3i कैप 3j कैप एंड लास्ट में क्या था? 2k कैप था। ओके फाइन। अब सुनो, n1 है, n2 है, n3 है, एक एक करके पहले n1 परपेंडिकुलर टू n2 करता हूं मैं। तो अगर n1 इज परपेंडिकुलर टू n2, तो क्या होगा? तो ये होगा कि n1 डॉट n2 0 होगा बेटा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ए वन जा ए, बी इंटू 2 यानी 2b, एंड सी इंटू 2 यानी कि 2c इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बन गई आपके पास किस फॉर्म में? एबीसी की फॉर्म में, ठीक है। अगेन अब आपके पास n1 परपेंडिकुलर टू n3 भी तो है ना? n1 परपेंडिकुलर टू n3 भी है, तो वहां से पता चलेगा कि n1 और n3 का भी डॉट प्रोडक्ट 0 करो, n1 डॉट n3 भी क्या कर दो? 0 कर दो। करो a इंटू 3 यानी कि 3a, और b इंटू 3 यानी कि 3b, एंड c इंटू 2 यानी कि 2c इक्वल टू वॉट? 0। सॉरी, इक्वल टू 0 तो करें पहले। तो अब आपके पास एबीसी में दो इक्वेशन हैं, आपको तीसरी चाहिए थी, तो तीसरी मैंने आपको बताया था, आप इसी को तीसरी इक्वेशन कंसीडर करेंगे, मतलब इसी में पुटअप करेंगे तो सीसीसी हर जगह से एलिमिनेट हो जाएगा। चलो पहले इन दोनों को तो सॉल्व करें, मतलब इसमें से कौन सी इक्वेशन निकालने वाले हैं अपन, मतलब किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं? किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल, राइट, इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल। चलो निकालते हैं। तो देखो देखो देखो, 2c कॉमन दिख रहा है मुझे, तो फिर 2c को भगाएंगे। हाँ चलो भगा दो, और क्या। पर अपन फिर क्या करना चाह रहे हैं? अपन ए और बी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना इन टर्म्स ऑफ सी। पहले डिसाइड करो, अगर ए और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी निकालना चाह रहे हो तो फिर सी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको तो इन टर्म्स ऑफ सी तो चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 3 सेम हो जाए, फिर उसको एलिमिनेट कर पाए। ए, अच्छा इन टर्म्स ऑफ फिर ए और बी निकलेगा, फिर इस चीज के लिए रेडी रहना। ऐसे करें, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2c माइनस कर दो, फिर 3a माइनस ए, मतलब इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो क्या कर रहा हूं मैं? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या मिलेगा? 3a माइनस ए 2a, 3b माइनस 2b प्लस b, और 2c तो हो गया 0। तो अब a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b निकाल सकते हो या b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकाल सकते हो? बोलो किसकी किसके में निकालें? a की इन टर्म्स ऑफ b या b की इन टर्म्स ऑफ a? बोलो। a की वैल्यू इन टर्म्स, अच्छा b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a, ओके नो प्रॉब्लम। तो b इक्वल टू -2 है, b इक्वल टू -2 है, ठीक है। अब b इक्वल टू -2 है, कहीं भी पुटअप कर दो, यहां या वहां। तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर दूं मैं, तो इक्वेशन 1 में मैं पुटअप कर देता हूं
तो वी विल गेट b की वैल्यू 2a, तो a प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा 2a माइनस 2a, तो वहां पे 2b है, तो 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4a हो जाएगी, -4a प्लस c इक्वल टू 0, इट विल बी -3a, क्या, अच्छा सॉरी 2c है, 2c है, 2c इक्वल टू 0, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू -3a प्लस 2c इक्वल टू 0। तो यहां से अब इन टर्म्स ऑफ a निकाली ना आपने, तो इधर भी इन टर्म्स ऑफ a निकालो c की वैल्यू, तो c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a क्या हो जाएगी 3/2a, 2c 3 है, बिल्कुल ये हो जाएगी। तो अब आपके पास b की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ a है, c की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ a है, दोनों को इस इक्वेशन में पुट अप करो तो ये a ही एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल स्ट्रेट अवे गेट योर आंसर्स। समझ आया, एक्स वाई जेड की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन में मैं पुटअप कर रहा हूं, अब बोलो ए एक्स, तो ए को तो यही रखो क्योंकि ए को तो एलिमिनेट करना चाह रहे हो, तो ए को तो रख दिया मैंने ए ही, ए एक्स, फिर बी वाई, अब बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए रख दो, तो -2a y, -2a y, फिर आगे बोलो सी जेड, तो सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2a z, ये तो हो गया आर एच एल एच एस, आर एच एस में आओ, ए तो यही रहेगा क्योंकि खुद एलिमिनेट हो रहा है वो, है ना, -3b, तो -3b और -2a यानी कि +6a, राइट, सही किया, b की वैल्यू रखेंगे +6 है, बिल्कुल यही होगा, तो -2c करो, तो -2c -2c, जैसे 2 से 2 कट गया तो -3a हो गया, राइट, -3 हो गया, ठीक है। तो वैसे तो ये इक्वेशन रेडी है, इसमें से सब में a कॉमन आ रहा है, और एक काम करो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/2 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, a को कॉमन लेके 3 उससे मल्टीप्लाई, तो a तो हट गया, ऐसे मान लो, क्या बचा, क्या बचा बोलो x, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो 2x, फिर a हट गया -4y, यहां से 2 हट गया और a भी हट गया, प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा ना, 3 इसको हटाने के लिए तो किया था 2 से मल्टीप्लाई, 3z, और a तो हट गया तो क्या बचा 1, और 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2, है ना, फिर यहाँ पे 12 और यहाँ पे -6, तो फाइनल इक्वेशन इज 2x - 4y + 3z इक्वल टू 12 और 2 14 में से 6 गए 8, फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन है 2x - 4y + 3z इक्वल टू 8, ठीक है। चलें इसका सेकेंड पार्ट में, ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर लिया, मिसलेनियस का क्वेश्चन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसका, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, आपको डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस पॉइंट, तो एक बार प्लेन की इक्वेशन बन जाए तो फिर पॉइंट और प्लेन के बीच की दूरी हम शायद तीसरी चौथी बार निकाल रहे हैं इसी टेस्ट पेपर में, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत, प्लेन और पॉइंट के बीच की दूरी का निकालना। तो प्लेन डिटरमाइंड बाय 3 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं बोलो, क्या स्ट्रक्चर बनता है, 3 पॉइंट फॉर्म क्या होती है बोलो, किस में से किसको, दो वेक्टर निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट बनता है कुछ, एक डिटरमिनेंट बनता है बेटा ऐसे x - x1 y y - y1, नहीं पहले तो x - x1 y - y1 एंड z - z1, और फिर नीचे x2 - x1, उसके नीचे ही लिख देते हैं x3 - x1, इसके नीचे y2 - y1 एंड y3 - y1, उसके नीचे z2 - z1, उसके नीचे z3 - z1, z3 - z1 इक्वल टू 0 कर देते हैं, और यही 3 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, क्योंकि इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि वो तीनों वेक्टर्स इस पे लाई कर रहे हैं, 3 वेक्टर्स बनाते हैं अपन, याद है। चलो अब वैल्यूज पुट अप करो, तो x माइनस, पॉइंट बताओ, मेरे पास पेपर भी है ना, हाँ, तो x1 y1 z1 तो है 3 - 1 एंड 2, तो 3, तो फिर ये इधर भी 3 होगा x1, और ये इधर भी 3 होगा, सेम सेम होगा ना, और फिर आगे बोलो y - y1, तो ये +1 हो जाएगा, इधर भी, इधर भी, और इधर भी, और फिर 2, तो यानी कि z -2 इधर भी, -2 इधर भी एंड -2 इधर भी, ठीक है, x2 y2 z2 यानी 5, x2 y2 क्या हो जाएगा 2, और वो क्या हो जाएगा 4 नहीं -1, x2, एक मिनट रुको,
क्या लिख रहा हूं मैं, x2 y2 z2, x2 y2 z2 क्या है, अच्छा अच्छा सही है सही, 5 2 4 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और x3 y3 z3 तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, -1 अगेन -1 एंड लास्ट में 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। इसको सॉल्व करके मैं इधर ही लिख देता हूं, तो 5 - 3 2, ये हो जाएगा 3 और ये 2 2 3 2 हो गया, सही है ना, 2 3 2। और ये क्या हो जाएगा, -4 0 4, -4 0 और 4, -4 0 और 4। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा x -3 मल्टीप्लाइड बाय, बोलना 3 4 जा 12 -0 माइनस y+1 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस, यानी प्लस हो जाएगा +8 एंड लास्ट में प्लस, लास्ट में हो जाएगा प्लस z-2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 × 0 0 + 12 इक्वल टू व्हाट, 0। चलो तो 12 - 0 यानी कि हो जाएगा 12x, मैं सीधे लिख रहा हूँ 12x -12 - 36, राइट। ये क्या हो जाएगा, 8 और 8 16, और 16 माइनस का, इधर माइनस लगा हुआ है तो -16y, और फिर -16 × 1 -16, ठीक है, एंड इट इज 12, तो 12z -24 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, तो आ जाएगा मेरे पास 12x, देखो सब में से 3 कॉमन जा रहा है क्या, नहीं, 24 में 16 में से नहीं जाता, लेकिन -36 -16 कितना होगा वो देख लो पहले, -52, -52 में से भी नहीं जाता है, तो कुछ कॉमन नहीं जाएगा। चलो 12x, आगे बोलो माइनस का 16y, आगे बोलो प्लस का 12z, और अब कांस्टेंट क्वांटिटीज ऐड करो, तो -36 -16 कितना होता है, माइनस का 52, और -52 -24 कितना होता है, -52 -56, हाँ सही है, -52 है ना, और 6 और 6 12 और 4 16 का, एक 4 और एक 5 और 2, हाँ 76, और माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी मिल गई जिसमें डी पॉजिटिव है। अब आपके पास पॉइंट क्या है, ये तो बन गई आपकी ax, ये तो क्या बन गई आपकी ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी वाली फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गई। अब आपके पास अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन है और एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है बेटा, x1 y1 z1, कौन सा पॉइंट है वो पॉइंट ये रहा 6 5 9, 6 5 9, ये पॉइंट गिवन है। तो पॉइंट और प्लेन की दूरी निकालना कौन सी बड़ी बात है, कितनी बार निकाल चुके हैं इसी पेपर में अपन, है ना, 6 5 9 पॉइंट है। तो बताओ डिस्टेंस d कैसे निकालेंगे, वही ax1, अब तो फॉर्मूला भी शायद याद हो गया होगा, ax1 तो 12 6 जा 72 प्लस by1 यानी -16 × 5 माइनस का 80, और cz1 यानी कि 12 9 जा 108, और माइनस डी क्या है 76, इसका क्या होगा मॉडुलस डिवाइडेड बाय, और 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, एंड 12 का स्क्वायर अगेन 144 का सम का रूट। इसको सॉल्व करो आगे, तो 72 और 108 हो जाएंगे 180, तो ये हो गए 180, और 80 और 76 कितने होंगे, 8 और 7 8 और 7 15, 156। तो 180 में से 156 घटाना है 24, पॉजिटिव 24 हो जाएगा, पॉजिटिव 24 होगा। चलो 144 और 144 288, और 288 में 256 और ऐड करो, 8 और 6 14 9 5 14 544, 544 रूट ऑफ 544, 544 में से कुछ कॉमन आएगा 227 272, फैक्टराइज कर दो फटाफट 544, परफेक्ट स्क्वायर तो खैर नहीं बनेगा, 272 फिर 1 3 4 बार 2 आएगा, 136 5 बार आएगा, 2 6 जा 12 2 8 जा 16 34 70, तो लास्ट वाला तो किसी काम का ही नहीं, 4√34, और 4 जो है ऊपर 24 से कट भी जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4√34, तो 6 डिवाइडेड बाय √34 यूनिट्स, ये है डिस्टेंस उस पॉइंट और उस प्लेन के बीच की। क्लियर, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं फटाफट से, ये इसका सेकंड ही था, ओके, यानी मतलब 5th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। मतलब वही बात, इस लाइन का और इस प्लेन का तो कराओ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहाँ होगा लाइन और प्लेन का? एक पॉइंट पे ही होगा, और फिर दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालो। तो डिस्टेंस तो हर एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, और ये सब बेटा एग्जाम मटेरियल है, वहां से उठाए हुए क्वेश्चन है ना। तो आप सोचो भाई डिस्टेंस निकालना तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 3D के अंदर, है ना। तो इस लाइन और इस प्लेन के बीच की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? अगर कार्टेशियन फॉर्म होती है तो वही सेम चीज करके ए बी सी सी एलिमिनेट करके जैसे एक बार करके देखा। अब वेक्टर फॉर्म में तो कैसे निकालें? तो वेक्टर फॉर्म में तो जस्ट आप क्या करोगे बेटा, वेक्टर फॉर्म में तो डोंट कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म और फिर वही करो, टाइम वेस्ट मत करो। वेक्टर फॉर्म में भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आना चाहिए। आप सब्स्टिट्यूट करो ना सीधे वेक्टर आर को इस वेक्टर आर की जगह, राइट, और फिर लेमडा की वैल्यू निकाल दो, है ना। वही आपका लेमडा की वैल्यू निकाल के वापस पुट अप कर दो तो वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस वेक्टर आर को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, तो करो आर डॉट, तो आर की जगह तो ये सारे तामझाम हो जाएगा, यानी सपोज करो ये पूरा तामझाम तो लिखा हुआ है, इसको मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, डॉट डॉट इसके आगे क्या लिख रहा हूं, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। चलो अब यहां पे ये क्या हो जाएगा 2 + 3 लैम्डा, राइट, 2 + 3 लैम्डा दिस मच ऑफ आई कैप। आप भी चेक करते रहना, 2 + 3 लैम्डा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा प्लस -1 + 4 लैम्डा दिस मच ऑफ जे कैप, और फिर क्या हो जाएगा के कैप में क्या है 2 + 2 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा दिस मच ऑफ के कैप। इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे किससे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप इक्वल टू 5 से। चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 2 + 3 लैम्डा इंटू 1 यानी कि 2 + 3 लैम्डा। ठीक है जी, आगे बोलो -1 + 4 लैम्डा इंटू -1 करेंगे तो -1 बिकम्स +1 एंड +4 लैम्डा बिकम्स -4 लैम्डा, और इसको अगेन 1 से करेंगे तो इट विल बी 2 + 2 लैम्डा इक्वल टू व्हाट 5। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा + 2 लैम्डा 5 लैम्डा, 5 लैम्डा -4 लैम्डा सिंगल लैम्डा, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 तो लैम्डा इक्वल टू 0 आया था हमारे एक बार उसमें, शायद ये मिसलिनियस का एग्जैक्टली इक्वेशन कॉपी पेस्ट हुआ है। तो लैम्डा की वैल्यू 0 है आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, तो अब मैं क्या करूं ताकि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए? बोलो क्या करें? अब क्या करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए, लैम्डा की वैल्यू आप लैम्डा वाली क्वांटिटी में पुटअप कर सकते हो, यही तो पुटअप करोगे। तो जब आप यहाँ पुटअप करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 0 पुटअप करते ही सारा कट जाएगा, ये जो दिख रहा है ना बेटा यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो वेक्टर फॉर्म में उल्टा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जल्दी निकलेगा, समझ में आई बात? ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुटअप करी तो वेक्टर आर आ गया। नहीं देखो कॉन्सेप्ट ये रखो, कार्टेशियन आ गया कार्टेशियन से कर दिया, वेक्टर आ गया वेक्टर से कर दिया। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो दो बातें होंगी, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा रिस्क रहेगी कि वो मार्क्स देगा नहीं देगा। अगर सपोज करो आपने वेक्टर फॉर्म में है आपने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, चेक करने वाला कोई मेरे जैसा आ गया तो यार इसको वेक्टर इक्वेशन याद नहीं है तभी ये कार्टेशियन में करके आई है, चल इसके काट मार्क्स, इसको वेक्टर इक्वेशन क्यों नहीं याद है ना। तो और देने वाला दे भी दे कोई जरूरी नहीं है, तो रिस्क भी है मार्क्स में, इतनी मेहनत भी करें कन्वर्ट करें और मार्क्स मिले या ना मिले, राइट। तो वेक्टर आर इक्वल टू बोलो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब वेक्टर आर क्या होता है बेटा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, यही तो होता है। और उसकी वैल्यू क्या आ गई 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो सीधे के सीधे आपके पास x y z कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या आ गए 2 -1 एंड 2, और इसकी दूरी किससे निकालनी है, एक दूसरे पॉइंट से निकालनी है। दूसरा पॉइंट कौन सा है -1 -5 -10, -1 -5 -10, वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 d इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का सम का रूट। चलो सीधे करो, -1 - 2 -3 का स्क्वायर होगा, -5 -1 यानी -4 का स्क्वायर होगा, और -10 - 2 यानी कि -12 का स्क्वायर होगा का सम होगा का रूट होगा।
9 plus 16 plus 144. It is 169. Root 169, that is 13 units is the distance. ये भी रखा है क्वेश्चन है मिसलेनियस का, दोनों क्वेश्चन उसके रखा है। अच्छा, सेकंड वाला पार्ट देखें जल्दी से, लास्ट पार्ट ऑफ last question of today's session, and remaining question we will cover in tomorrow's session. Find the coordinates of the point of intersection of the line joining this and the array. केवल और केवल आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है इस बार तो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का है, लाइन का और प्लेन का, और किस में है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म से आगे चलते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले तो दो लाइन से ज्वाइन होने वाली, दो लाइन से दो पॉइंट गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो बोलो। अगर दो पॉइंट गिवन है तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए। जैसे दो पॉइंट देखे फटाफट से बनाना शुरू कर दिया, हाथ अपने आप चलने चाहिए। कुल मिला के बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, कितना भी टेढ़ा क्वेश्चन दे दे घबराओगे नहीं बेटा। ठीक है, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 ऐसे बनाते थे। चलो, तो अब आपके पास x1 y1 z1 भी है, x2 y2 z2 भी है। तो x माइनस, बोलो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू ए नॉन जीरो स्केलर लैम्डा भी है ना। x माइनस x1 क्या है, पहला पॉइंट इसको ले लेते हैं तो 1, और x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 2, y माइनस y1 1, और y2 माइनस y1 यानी माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, z माइनस z1 क्या हो जाएगा 2, एंड z2 माइनस z1 यानी 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 इक्वल टू ए नॉन जीरो स्केलर लैम्डा। तो ये तो आ गई लाइन की इक्वेशन। ये क्या आ गई बेटा, लाइन की इक्वेशन। ये आ गई किसकी, लाइन की इक्वेशन। अब प्लेन की इक्वेशन भी गिवन है क्या, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 6। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ी आसानी से निकलेगा, बहुत ही आराम से। कैसे, आप x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, z की वैल्यू और इधर पुट अप करो, लैम्डा निकल गया, लैम्डा को इधर पुट अप करो, आंसर वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, चलो देखो, रहने दो, बस 2 मिनट के बाद उठ ही रहे हो वैसे भी है ना। तो 2 लैम्डा क्या लिखोगे, 2 लैम्डा प्लस 1 y बोलो, माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 z बोलो, माइनस लैम्डा प्लस 2। ठीक है, इसको पुटअप किया वहां पे। ठीक है, तो 3x था ना, तो 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1, 2y था ना, तो 2 इंटू माइनस 3 लैम्डा प्लस 1, z था ना सिंगल z, तो माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू व्हाट 6। क्या हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 3 माइनस 6 लैम्डा प्लस 2। यस बोलो आगे, बोलो बेटा आगे, माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 6। 6 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा कट गया, केवल सिंगल माइनस लैम्डा बचा। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, और 6 माइनस 7 माइनस 1, सो लैम्डा विल कम आउट टू बी प्लस 1। इधर पुटअप करो और आंसर लाओ। 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1 इट इज 3, and minus 3 into 1 plus 1, minus 3 plus 1 it is minus 2, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 है ना, प्लस 2 यानी कि माइनस 1 प्लस 2 इट इज प्लस 1। सो x y and z is what 3 minus 2 1। this is the required point of intersection of this line and this plane। वही आ गए कौन से, हाँ तो हो सकता है ना बेटा, वो देखो मेरी बात सुनो, ये लाइन जो है दो पॉइंट से पास हो रही है और एक प्लेन है, तो हो सकता है ना कि यही वो पॉइंट है जहां से प्लेन भी पास हो रहा है, हो सकता है। और हो सकता है कोई तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट भी निकल के आता है, दोनों पॉइंट्स दोनों केसेस पॉसिबल। तो अगर आपको डाउट हो कि यार यही वो पॉइंट तो नहीं है, तो आप डायरेक्ट स्ट्रेट अवे कैसे चेक कर सकते हो पता है, आप उस पॉइंट को इक्वेशन में पुटअप करो, अगर सेटिस्फाई होता है कैसे, 1,1,2 को अगर मैं इधर पुटअप करूं तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2 प्लस 2, क्या ये 6 होता है, नो नहीं होता है। नहीं तो 5 और 2 7 और 6 7 हो गया, दैट मीन्स ये पॉइंट तो इस पे लाए नहीं कर रहा है, ये पॉइंट तो इस प्लेन पे लाए नहीं कर रहा है ना बेटा, नहीं कर रहा है, समझे क्या। देखो देखो ये प्लेन है और ये लाइन है मान लो, और लाइन और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए अपने को है ना, इस तरीके से बनाते थे अपन। ठीक है, अब मान लो कि दो पॉइंट इस लाइन पे लाया कर रहे हैं, तो मुझे डाउट है कि ये जो पॉइंट है ना, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो उन दोनों में से तो नहीं है, तो ये तो नहीं है क्योंकि ये तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। चल दूसरा पॉइंट चेक कर लो, तो 3 इंटू 3 9,
-2 2 जा 4 + 1, क्या ये 6 होता है? होता है, बिल्कुल होता है, 6 = 6। तो ये पॉइंट अगर इसको लाया करेगा, सुनो, एक पॉइंट है जिससे वो लाइन भी गुजर रही है, एक पॉइंट है जो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो ये पॉइंट कॉमन है दोनों का, और एक लाइन और एक प्लेन एक ही यूनिक पॉइंट से गुजरेगी, और वो पॉइंट कॉमन है तो वही है। फिर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि दूसरा तीसरा होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन होगा, दो पॉइंट तो कॉमन होंगे नहीं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो अगर मल्टीपल चॉइस में ये आपको थोड़ा सा डाउट है तो, ठीक है। और ये भी नहीं निकले, ये भी सेटिस्फाई नहीं करे, फिर तो अब तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट वो तो फिर प्रोसेस से ही निकलेगा। ओके फाइन बेटा, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वी कवर्ड क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 5, बाकी 6 7 8 9 10 ये 5 क्वेश्चंस अपन, मतलब टोटल इन ऑल ये भी 10 हो जाएंगे ऑप्शंस को मिलाए तो 10 क्वेश्चंस आज कवर किए, 10 क्वेश्चंस कल कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।